जस्टिस अतुल सुभाष आज मैं फाइट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत धारा 3/4 के अंदर मेरे माता पिता और भाई पर इल्जाम लगा था कि केसेस की वजह से लाखों आदमी सुसाइड करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर देते। कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। मेरा बच्चा दे दे। जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई दें, तो फिर अस्थियां बाहर ही जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ। This is not a side video only. This is a testimony for every married Indian man who facing false cases from his wife and a one-sided battle from the courts. Welcome to the show. तो कौन है ये अतुल सुभाष और अतुल ने क्यों किया सुसाइड और कैसे हमारा जस्टिस करने वाला सिस्टम ही हमारे खिलाफ इनजस्टिस करता है, ये सब जानने के लिए हमें सब कुछ शुरू से समझना होगा। ये है अतुल सुभाष जो यूपी के जौनपुर का रहने वाला था। अतुल लगभग 34 साल का था। अतुल के पिता का नाम पवन मोदी है, माता का नाम अंजू मोदी है और बड़े भाई का नाम विकास मोदी है। अतुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो बेंगलुरु के एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। वो बेंगलुरु के मराथाली के पास रहता था। 2019 में अतुल की शादी निकिता सिंघानिया से होती है। निकिता सिंघानिया जौनपुर के कोतावली थाना के रोहटा मोहल्ले की रहने वाली है। निकिता की मां निशा सिंघानिया, पिता लेट मनोज सिंघानिया, भाई अनुराग सिंघानिया है। निकिता ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया और फिर फाइनेंस में एमबीए होल्डर है और ये एसेंचर मल्टीनेशनल कंपनी दिल्ली में जॉब करती है। ये कंपनी में एआई इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के पोस्ट पे है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चलता है। निकिता और अतुल का एक बेटा होता है जिसका नाम बयोम रखते हैं। मई 2021 तक पत्नी साथ रहती है, फिर पत्नी मायके चली जाती है और 8 महीने बाद निकिता अतुल, उसके माँ बाप और भाई पे धारा 302 के तहत मर्डर केस करती है, जिसमें निकिता बताती है कि अतुल और उसके घर वाले निकिता के पिता से 10 लाख रुपए दहेज की मांग करते हैं, जिससे उसके पिता को गहरा आघात होता है और वो मर जाते हैं। हालांकि निकिता के पिता डायबिटीज और हार्ट पेशेंट थे और उनका इलाज पिछले 10 सालों से एम्स में चल रहा था। निकिता के पिता का कंडीशन इतना ख़राब था कि डॉक्टरों ने 2019 में बता दिया था कि ये ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। इसीलिए निकिता और अतुल की शादी आनन फानन में जल्दी होती है और 2019 के अगस्त में निकिता के पिता गुजर जाते हैं। बाद में खुद निकिता धारा CRPC 125 के तहत क्रॉस चेकिंग में ये खुद कबूल करती है कि उसके पिता एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और उसके कारण उनकी मौत हुई थी। मतलब साफ था कि ये केस जबरन किया गया था। अतुल को फंसाने और टॉर्चर करने के अलावा इस केस का कोई दूसरा मतलब नहीं था। और सोचिए, उसके पिता का निधन कब होता है? 2019 के अगस्त में होता है। निकिता उसके बाद रहती है 2 साल तक और उसके बाद अपने घर आती है, फिर आके केस दर्ज करती है। तो मतलब क्या निकलता है कि कहीं ना कहीं निकिता ने अतुल पर यह केस सिर्फ इसलिए दर्ज किया था ताकि वो अतुल को हरास कर सके, मेंटली डिस्टर्ब कर सके। फिर निकिता धारा 377 के तहत अननेचुरल सेक्स के लिए केस करती है कि 377 जो है अननेचुरल सेक्स, तो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा अननेचुरल किया है। हमारा एक बेटा है तो जरूर सेक्स हुआ है, बट क्या अननेचुरल है इसमें मुझे नहीं पता। ये केस भी बेबुनियादी था और इससे साफ साफ पता चलता है कि ये केस भी अतुल को हरास और मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए किया गया था। और ये तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद केस करने का सिलसिला लगातार चलते रहता है। केस 498, 323, 406, 504, 506, 156/3, CRPC 125, टोटल 9 केसेस निकिता अतुल पर करती है, जिसमें से 6 केसेस लोअर कोर्ट में और 3 केसेस हाई कोर्ट में चलता है। पिछले 2 साल में 120 बार डेट पड़ते हैं, जिसके कारण अतुल को बेंगलुरु से बार बार जौनपुर आना पड़ता है और 120 बार केस के सिलसिले में आना जाना ये कोई आम बात नहीं थी। जबकि अतुल को साल में बस 23 ही छुट्टी मिलती थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी में जब 23 छुट्टी मिलती है और आप इतनी सारी छुट्टियां करेंगे तो जॉब पे बने रहना कितना मुश्किल होगा। मुझे साल में 23 छुट्टियां मिलती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इन कोर्ट केसेस से लड़ पाना किसी के लिए भी पॉसिबल है। निकिता 2022 में डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालती है। केस खारिज होने पर सितंबर 2024 में फिर से डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालती है। मतलब अतुल को टॉर्चर करना निकिता की हॉबी बन गई थी। निकिता ने डाइवोर्स का केस भी डाला था, फिर 6 महीने बाद वापस ले लिया
और वजह ये बताया कि मुझे मालूम ही नहीं था, मेरे वकील ने ये केस डाल दिया था मेरे बिना जानकारी के, और ये बताकर केस वापस ले लिया। और सोचने वाली बात यह है कि कोर्ट ने उस पर कोई पेनाल्टी नहीं लगाया, कि कोर्ट का टाइम बर्बाद हुआ और जो ओपोनेंट है उनका भी टाइम बर्बाद हुआ। ये है हमारा सिस्टम, जहाँ कोई किसी पे केस कर देता है और बाद में बेतुकी बातें बताकर केस वापस ले लेता है, और इस पे सिस्टम कुछ नहीं करती। कोर्ट का समय बर्बाद करना, मैंने अपने वकीलों पे इतना खर्च किया, आने जाने में इतना खर्च किया, कोऑर्डिनेशन में इतनी माथापच्ची हुई, लेकिन इन पर कोई जुर्माना तक नहीं लगा, इन्हें डांट तक नहीं पड़ी। निकिता ने CRPC 125 के तहत मेंटेनेंस के लिए केस डाला। ये केस जज रितिका कौशिक के अंडर में प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट में दाखिल हुआ था। ये रितिका कौशिक जो जज है, ये भी इस सुसाइड का एक अहम कैरेक्टर है, क्योंकि अतुल ने अपने सुसाइड नोट और वीडियो में इस जज का भी नाम लिया है। तो इस केस CRPC 125 में वाइफ का डिमांड था कि उसको मेंटेनेंस के लिए 2 लाख रुपए पर मंथ मिले, 1 लाख रुपए 1.5 साल के बच्चे के भरण पोषण के लिए और 1 लाख खुद के भरण पोषण के लिए। अतुल जब कोर्ट में कहता है कि मेरे और मेरे परिवार पे इन लोगों ने गलत केस डाला है और मेरे फैमिली को हरास किया जा रहा है, मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और ये खुद घर छोड़ के गई थी, मुझे इस केस के सिलसिले में बार बार बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता है, जिसके कारण मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहने लगा हूँ। इस पे जज रीता कौशिक ने जवाब दिया कि क्या हो गया, केस डाल दिया तो तुम्हारी पत्नी ही तो है। अतुल जज रीता कौशिक से कहता है कि NCRB के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल लाखों लोग फॉल्स केस की केस में सुसाइड कर लेते हैं। फिर उसकी पत्नी हंस के कहने लगती है कि तुम क्यों नहीं कर लेते सुसाइड, और जज भी हंसने लगती है। फिर जज रीता को कोर्ट से बाहर भेजती है और अतुल को रोक लेती है। फिर अतुल से जज 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग करती है और कहती है कि तुम्हारा केस दिसंबर 2024 तक सेटल कर दूंगी। जब अतुल रिश्वत देने से मना करता है तो जज 80,000 रुपये हर महीने उसके पत्नी को देने का फैसला सुना देती है, जिसमें 40,000 बच्चे के भरण पोषण के लिए और 40,000 पत्नी के भरण पोषण के लिए होता है। 80,000 रुपये हर महीने, वो भी 2 लोगों के लिए। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जज ने इनजस्टिस किया। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। निकिता की वो बात साइड वाली अतुल के दिमाग में खटक सी जाती है। फिर अतुल इन सब चीज़ों से तंग आकर साइड कमिट कर लेता है। सुसाइड से पहले अतुल 24 पेज का नोट लिखता है और 81 मिनट की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे अपलोड करता है, जिसमें वो सारी बातें बताता है कि कैसे उसको टॉर्चर किया गया और हरास किया गया। सुसाइड नोट और वीडियो में 5 लोगों पर अतुल ने आरोप लगाया: पत्नी, सास, पत्नी का भाई, पत्नी का चाचा और जज रीता कौशिक। सुसाइड नोट और वीडियो में अतुल ने कुछ अपनी आखिरी इच्छा भी जाहिर की थी। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर केस भी लगाया जा सकता है। मेरे शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए। और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। जब फैमिली को अतुल के मौत के बारे में पता चलता है तो वो गहरे सदमे में चले जाते हैं। मैं मरना यहाँ है। फिर अतुल का भाई विकास मोदी अतुल की पत्नी और 4 अन्य लोगों पर केस दाखिल करता है। जब से ये सुसाइड वीडियो और नोट लोगों के सामने आया सोशल मीडिया पे, तब से लोग जस्टिस फॉर अतुल कर रहे हैं। अगर हमारे सिस्टम ने सही टाइम पे जस्टिस किया होता तो अतुल हमारे साथ होता। खैर, देखते हैं कि अतुल को जस्टिस मिलता है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।